आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूं वो महाराष्ट्र को लेकर है। क्यों? आप सब जानते हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, याद है ना आपको? इसमें मोदी सरकार के खिलाफ लामबंद नेताओं की फौज सबने देखी थी। 15 पार्टियों के नेता एकजुट हुए थे, मगर 9 दिन के अंदर झटके में आपको झटके दिखना शुरू हो गए। विपक्षी एकता के सबसे ताकतवर नेता शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बगावत हो गई। उनके सबसे करीबी माने जाने वाले, उनके साथ हमेशा साए की तरह खड़े रहने वाले उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। बगावत के बाद से महाराष्ट्र में और पूरे देश में सियासत इस वक्त गर्म है। एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार और अजीत पवार में जमकर वार पलटवार हो रहा है और अजीत गुट ने एनसीपी से 3 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद शरद पवार गुट ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को सस्पेंड कर दिया। बगावत से पहले एनसीपी ने 53 विधायक अपने पास अपने खेमे में रखने का दावा किया तो थे, लेकिन अब जब 2 गुटों में पार्टी बढ़ गई तो अजीत गुट बाजी मारता हुआ दिख रहा है। जूनियर पवार गुट ने 40 से ज्यादा विधायकों का दावा किया और इसी के साथ अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। बागी अजीत पवार ने चाचा के सामने एक सुलह समझौते का फॉर्मूला पेश भी कर दिया। नया फॉर्मूला क्या है? उसके तहत शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अजीत ने उनसे आपसी सहमति से फैसला लेने का आग्रह कर लिया है। चाचा को पटखनी देने के बाद अजीत पवार अब फ्रंट फुट पर खेलने में जुट गए हैं। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार से पूछा गया कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है बताइए, तो इस पर अजीत पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या आप भूल गए हैं कि शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? भाई गजब का खेल चल रहा है। अजीत पवार चाहे जो भी कह दे, लेकिन उनके चाचा यानी महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य पीछे हटने के मूड में जरा भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सतारा में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई भी। भतीजे की बगावत के बाद पहली बार लोगों के सामने आए और हुंकार भरते हुए कहा कि सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी। हमारे कुछ लोग बीजेपी की चाल के शिकार हो गए, उन्होंने ये कहा। बीजेपी हमेशा इस तरह का खेल करती है, उन्होंने ये कहा। बीजेपी को सही जगह दिखाकर हम दम लेंगे, शरद पवार ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इन बातों को सामने रखा। महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी खेल कुछ उसी तरह इस वक्त दिख रहा है जैसे साल भर पहले दिखा था, याद कीजिए। तब एकनाथ शिंदे ने बागी होकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया था और फिर बीजेपी के साथ मिलकर उसने सरकार बना ली थी उन्होंने। अब अजीत पवार ने यही खेल कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच खास बात क्या है बताइए? खास बात यह है कि शरद पवार कोर्ट नहीं जाएंगे। ऐसा हो सकता है आपसे आपकी पूरी कोई संपत्ति छीन ले, आपके नाक तले आपको गजब का धोखा दे जाए और आप टीस के साथ रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है। और मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रही हूं, मैं शरद पवार की बात कर रही हूं। शरद पवार ऐसा कर सकते हैं कि उनकी पूरी पार्टी 99 से जो पार्टी उन्होंने बनाई है, जिसे खून पसीने से एक करने का वो दावा करते हैं और किया भी है, उस पार्टी को कोई तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे और उसके खिलाफ वो कोर्ट नहीं जाए। चौंकाने वाली बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम से सियासी पार्टियों में इस बात को लेकर अब चर्चा चल रही है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं रणनीति चाणक्य नहीं बनाई हो। अब ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके ऊपर से अभी पर्दा नहीं उठा है। अब ये तो वो खबर थी जो आपको समझ लेनी चाहिए थी, लेकिन आज द रूबिका लियाकत शो में इसका जिक्र क्यों? इसका जिक्र इसलिए क्योंकि जब ये खबर सामने आई तब मन में ये विचार चलने लगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब कोई एक पार्टी ऐसे चुटकियों में टूट सकती है क्या? उन कार्यकर्ताओं का क्या? वो जो मेहनत कश कार्यकर्ता दिन रात अपना परिवार छोड़कर नेताओं के साथ अपनी पार्टी को लेकर खड़ा रहता है, उनका क्या? ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी ऐसे चुटकी में टूट जाए? ये कौन सी पार्टियां करती है बताइए, और ये किसके लिए करती है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। ये एनसीपी में जो टूट इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो आपके हक के लिए है।
आपकी विचारधारा के लड़ाई के लिए है या उनकी विचारधारा की लड़ाई के लिए है? ये इसलिए है क्योंकि दोनों को, चाचा और भतीजे को, यह लग रहा था कि हक तो मेरे पास रहेगा, यानी पावर सेंटर मैं रहूंगा। अजीत पवार को लगा कि मैं पावरफुल रहना चाहता हूं, शरद पवार को लगा कि नहीं, ये तो पार्टी मेरी है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी आगे बढ़े, और इसीलिए चाचा भतीजा में इस तरीके से लड़ाई शुरू हो गई। यानी जब आप पार्टी को अपनी बपौती समझने लगे, जब आप पार्टी को अपना एक बिजनेस समझने लगे, तो ये खेल होगा, और ये खेल तब होगा जब परिवारवाद उसकी जड़ में होगा। सुनिए आप, इसी परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे। हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए जिनको वोट दिया, उसका क्या परिणाम हुआ। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। आपको हैरानी नहीं होती है कि जिस पार्टी को आपने वोट दिए, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आपकी वोट से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए खड़े हुए, वो आपके मुद्दों की बात करने के बजाय अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्यों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पार्टी उनकी बपौती है, क्योंकि उनको लगता है कि राजशाही है। इस पार्टी पर कब्जा सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इस वक्त जो है टारगेट बन गया है।